आ रहा हूँ। अंदर से भागते हुए राहुल आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके 3 दोस्त आशीष, विशाल और सनी खड़े थे। उसने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। राहुल किचन में खाना बनाने के लिए जाने लगा, जिस पर आशीष उसके साथ साथ जाता है उसकी मदद करने के लिए। विशाल और सनी रूम में जाकर बैठ जाते हैं। आज राहुल का घर बिल्कुल खाली था। उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई राज को लेकर दिल्ली गए हुए थे और वो अगले दिन आने वाले थे। तो पूरी रात के लिए राहुल का घर बिल्कुल खाली था। तो उसने सोचा कि अपने दोस्तों को बुलाते हैं और नाइट आउट करते हैं। राहुल का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक बड़ा सा रूम था, छोटा सा हॉल और उसके साथ किचन, स्टेयर्स के नीचे ही बाथरूम था, बस। तो अब विशाल और सनी रूम में बैठे बस बातें कर रहे थे, जिसमें सनी विशाल से कहता है, विशाल मुझे यहाँ से ना बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है, मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो है। ये बात सनी कह रहा था, जिसके साथ काफी ज्यादा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुए थे और वो इन चीजों को अच्छे से फील कर पाता था। रात के ही करीबन 8:30 हो रहे थे और खाना खाने का वक्त हो गया था। राहुल और आशीष खाना लेकर आते हैं। विशाल उनको बताता है कि सनी को यहाँ कुछ फील हो रहा है, जिस पर राहुल कहता है, चुप कर सनी, तू फालतू का डरा रहा है सबको। ये मेरा घर है और मुझे नहीं पता होगा कि मेरे घर में कोई चीज है या नहीं। सबने सोचा और कहा कि बात तो सही है, पर सनी से चुप न रहा गया और वो बोला, राहुल मेरी बात ध्यान से सुन, ये सिर्फ यहाँ रहने की बात नहीं होती। कई बार ये शक्तियाँ किसी वस्तु या किसी इंसान के साथ भी आ जाती है। हो सकता है कि ये हम में से किसी के साथ आ गई हो। ये सुन सब डर गए, पर राहुल नहीं, क्योंकि ये उसका घर था और वो काफी समय से यहाँ पर रह रहा था। वो सबको कहता है कि सनी बस सबको डरा रहा है, तो इस पर ध्यान मत दो। खैर बात खत्म हुई, सब बैठकर खाना खा रहे थे। वो कमरा बिल्कुल सीढ़ियों के सामने था, मतलब उस कमरे से सीढ़ियां बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती थी। तो राहुल और आशीष का मुंह सीढ़ियों की तरफ था, विशाल और सनी का मुंह दूसरी तरफ। तो यूं ही खाते खाते आशीष ने कुछ सीढ़ियों के पास देखा और वो चिल्लाते हुए बोला, भाई मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। आशीष क्या हुआ तुझे? राहुल ने पूछा। तो वो सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए बोला, मैंने उन सीढ़ियों के पास इस औरत को बैठे हुए देखा, मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं बस जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो तुम घर। सनी भी पलटा और उसे कुछ फील हुआ, पर वहां अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने कहा, क्या आशीष अब तू भी सनी के साथ मिल गया? आशीष ने खुद की सफाई नहीं दी और वो सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो सोने की तैयारी करने लगे, पर सनी को अब ये चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही थी। वो नेगेटिविटी, वो पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और इस कदर स्ट्रांग थी कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। सनी से चुप न रहा गया और वो उन्हें अच्छे से समझाते हुए कहने लगा कि वो मजाक नहीं कर रहा है, सच में यहाँ कुछ न कुछ है। सनी कभी भी ऐसी चीजों में कोई मजाक नहीं करता था, ये बात राहुल भी जानता था, इसलिए अब राहुल डरने लगा। अब क्या करें? विशाल ने पूछा। सबसे पहले तो तुम सब डरो मत और इससे बचने के लिए कुछ मिल जाए ना, बस जैसे पीर बाबा वाली राख, वो शिव के पास होगी। ऐसा करते हैं कि हम शिव के पास जाते हैं और उससे वो राख लेकर आते हैं। चलो जल्दी करो, हमें लेट नहीं करना। सनी ने कहा। शिव उनका एक म्यूचुअल फ्रेंड था जो राहुल के घर से बस थोड़ा दूर रहता था और वो सब पीर बाबा को मानते थे और उनके घर में वो राख जरूर होती थी। सनी ने कहा कि जो भी स्पिरिट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम किसी को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, हम सबको साथ में चलना होगा। वो पैदल ही घर से निकले और जैसे ही वो निकले उस मोहल्ले में जितने भी कुत्ते थे सब भौंकने लगे। वो जिस गली से गुजरते वहाँ के कुत्ते भौंकते। शिव के घर तक जाने के 2 रास्ते थे, उनमें से एक शॉर्टकट था और वो सब उस शॉर्टकट से जा रहे थे। पर उसी शॉर्टकट के रास्ते की साइड पर बहुत सारे पेड़ थे। सनी ने अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाई थी और वो आगे बढ़ते जा रहे थे
की तरफ आशीष जोर से चिल्लाया, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी आसपास नहीं देखेगा, सीधा देखते रहो और चलते रहो। सब हैरान हुए। सनी ने भी कुछ देखा और कहा, जैसा राहुल कह रहा है वैसे ही हम करेंगे। कोई भी आसपास नहीं देखेगा, बस सामने देखेगा और सीधा ही चलेगा। और अपने कदम तेज रखो, पर याद रखना कोई भागेगा नहीं। राहुल और विशाल काफी डर गए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था इन दोनों ने क्या देखा, और वो देखना भी नहीं चाहते थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सब एक मैदान के पास रुके, और तब राहुल ने बताया कि उसने रास्ते में एक औरत को पर उल्टा लटका हुआ देखा, जो कि बस हमारी तरफ देख रही थी। और सेम यही बात सनी ने भी बताई। इस वक्त तक उनका डर से बुरा हाल हो चुका था। वो जिस मैदान में खड़े थे, वहाँ जितने भी गाय किसान थे, सब उठकर या वहाँ भागने लगे। शायद ये सब सिग्नल था कि जो भी उनके पीछे है वो कोई शक्तिशाली चीज है, जिससे हर कोई डर रहा है। वो सब शिव के घर पहुंचे। मेन सड़क से शिव के घर के बीच में एक कच्चा रास्ता था, जो कि बस 4-5 कदमों का था। विशाल, राहुल और आशीष मेन रोड पर खड़े थे। वही सनी शिव से राख ले रहा था। विशाल तभी सनी के पास गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। कुछ वक्त बाद विशाल को ऐसा महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। विशाल को लगा कि शायद राहुल या आशीष होगा। वो एकदम से पलटा तो उसके ठीक पीछे कोई परछाई खड़ी, जो कि विशाल के पलटते ही बिल्कुल गायब हो गई। और विशाल ने उस परछाई को गायब होते हुए अपनी आंखों से देखा। ये बात उसने सनी को और उन दोनों को भी बताई, जिससे वो सब और ज्यादा डर गए। पर अब उनके पास पीर बाबा की राख आ चुकी थी। अब उन्हें राहुल के घर वापस जाना था, पर वो अब उस शॉर्टकट से जा नहीं सकते थे। उन्होंने लंबा रास्ता चुना, और उसी रास्ते के बीच में विशाल का घर आता था। विशाल के घर के उस गली में एक कुत्ता था, ब्लैकी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो सब पर भागता था। पर जैसे ही वो चारों उस गली में आए, ब्लैकी उन सबको देखकर चुपचाप कार के पीछे छुप गया और बस उन्हें एकटक देखता रहा। वो किसी चीज से डर रहा था, पर किस चीज से ये किसी को नहीं पता था। तभी विशाल ने एक बात कही, तुम लोग मेरी बात सुनो। ऐसा करते हैं कि हम राहुल के घर जाते नहीं है, सब मेरे घर चलो। जिस पर आशीष कहता है, तेरे घर क्यों? सब मेरे घर चलते हैं। सनी ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम दोनों चुप करो। तुम्हें इतना नहीं पता कि रात के समय ऐसी बातें नहीं करी जाती कि मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, अब बिल्कुल चुपचाप चलते रहो। विशाल और आशीष बिल्कुल चुप हो गए। वो सब राहुल के घर पहुंचे, और घर पहुंचते ही जल्दी से उन्होंने दरवाजा बंद किया। 10:30 हो चुके थे। बिना देरी किए सनी ने कहा, जिस किसी को भी वॉशरूम जाना है अभी चले जाओ, इसके बाद मैं जाने नहीं दूंगा। वॉशरूम स्टेयर्स के नीचे था, तो वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो सब रूम में चले गए, जहां सनी ने उस राख को मग में डाला, उस पर पानी भरा और उसके छींटे उसने पहले हॉल में मारे। फिर दरवाजे पर उसने बस हॉल में उस पानी से एक लाइन से खींच दिया, ताकि वो जो भी है वो उनके पास ना आ सके। फिर सनी रूम में आया, जहां राहुल, विशाल और आशीष डरे हुए बैठे थे। रूम में आकर सनी ने पूरे रूम के कोनों में पानी गिराया और उस मग को दरवाजे के पास रख दिया और कहा कि दरवाजा बंद नहीं होगा। जिस पर सब डर गए, क्योंकि रूम से स्टेयर्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती थी, और अगर वहां कोई भी हलचल होगी तो वो चारों उसे देख पाएंगे। पर सनी कहता है कि वहां अगर कोई भी हलचल होती है तो उसे देखना है, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। उसने ठीक दरवाजे के सामने 2 मंजियां बिछाई, एक पर सनी और विशाल और दूसरे पर आशीष और राहुल लेट गए। तभी आशीष ने टीवी पर रखी एक स्टैचू को देखा, जो कि काफी अजीब सी थी। उसने उसे उठाया और देखने लगा। वो एक लाफिंग बुद्धा की स्टैचू थी, पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और उसमें बुद्धा का मुंह वाइड ओपन था। वो काफी क्रीपी लग रही थी।
वो लाफिंग बुद्धा जैसी स्टैचू बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। सनी ने कहा, अब मैं लाइट्स ऑफ करने जा रहा हूँ। किसी को अगर कुछ भी फील होता है या कोई हलचल दिखाई देती है तो मुझे बताएगा वो, ठीक है? जिस पर आशीष ने वो स्टैचू पास में रखे बेंच पर रख दिया। लाइट्स ऑफ हुई और वो सब लेट गए। 11:30 हो रहे थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सनी बता रहा था कि रात के 12 से 3 का समय सबसे ज्यादा भारी होगा। बस ये समय किसी तरह निकल जाए तो वो बच जाएंगे। वैसे तो सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि उनके पास रात है, पर फिर भी सनी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। उस कमरे के ठीक साथ में एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर जाली लगी हुई थी और वो हमेशा खुली रहती थी। उस खिड़की के पास ही स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। रात के ठीक 12 बजे और उसी वक्त वो स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और उन सबको आवाजें आने लगी। आवाजें ऐसी जैसे 2 गली छोड़कर बहुत सारे लोग ढोल बजा रही हो और रास्ते गाते हुए उन लोगों की टोली उनके घर के पास आ रही। वो चीज काफी ज्यादा डरावनी थी। विशाल, राहुल, आशीष और सनी उन चारों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें और वो ढोल बजा कौन रहा है और वो टोली उनके घर के पास क्यों आ रही है। ये आवाजें उनके करीब आती जा रही थी और सबसे ज्यादा डर राहुल को लग रहा था क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ था और इतनी रात को ये कौन हो सकता था। आवाजें उनके करीब आती जा रही थी। तुम सब डरो मत, हमारे पास राख है और अगर फिर भी कुछ हुआ तो मुझे कुछ मंत्र याद है जिससे हम बच सकते हैं, सनी ने कहा। वो आवाजें अब उनके घर की बिल्कुल पास आ गई थी और वो सब इसे साफ साफ सुन पा रहे थे कि तभी वो आवाज घूमी और उल्टी दिशा की ओर जाने लगी। सब ने राहत की सांस ली। उस आवाज के कुछ दूर जाते ही स्ट्रीट लाइट फिर से जल पड़ी, पर ये सब यही नहीं रुका। पहले ये आवाज उनके लेफ्ट साइड से आ रही थी और अब ये आवाज उनके राइट साइड से आने लगी, जैसे वो जो भी थे अब दूसरी दिशा से उनके घर के पास आना चाहते थे। स्ट्रीट लाइट फिर से बंद और वो आवाजें उनके करीब आने लगी, पर फिर से घर के थोड़ी करीब आकर वो आवाजें वापस मुड़ गई और किसी और दिशा में जाने लगी। शायद ये जो भी है यहाँ आ नहीं पा रही और अलग अलग डायरेक्शन से इस घर में आने की कोशिश कर रही है, आशीष ने कहा। हाँ आशीष, ऐसा ही है, पर ये जो भी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सनी ने कहा। कुछ देर बाद सनी बैठ गया और स्टेज की ओर देखने लगा। मेरी बात सुनो, कोई भी स्टेज के पास नहीं दिखेगा और अगर गलती से तुम्हारी नजर पड़ जाए तो तुम्हें डरना नहीं है। ये सुन आशीष उत्सुक हुआ और उसने देख लिया और जो उसने देखा उससे उसका शरीर कांपने लगा। सीढ़ियों के पास बिल्कुल वॉशरूम के दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसने सफेद रंग का गाउन पहन रखा था। जब मैंने मना किया तो तूने देखा क्यों? और अब देख लिया तो डर मत और बस उसे देखता जा। उसने तो वो राख वाली लकीर पार कर दी। और इतना सुनते ही वो सब चौकन्ना हो गए और डर से उनका बुरा हाल हो गया। विशाल, राहुल, संभल कर, वो आ रही है और प्लीज सब लोग डरो मत, डरो मत, वो हमारे पास आ रही है। सनी भी अब तक डर चुका था क्योंकि राख उसे रोक नहीं पा रही थी। अब हम नहीं बच सकते। वो स्पिरिट जो भी थी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो राख भी उसके सामने कुछ नहीं थी। हिम्मत मत हारो, बस हनुमान जी का नाम लो, उनसे प्रार्थना करो, वही हमें बचा सकते हैं। और इसी के साथ वो ढोल की आवाजें फिर से तेज हुई और उनके करीब आने लगी। इस बार वो कदम तेज थे। सब प्रार्थना करने लगे। वो औरत एकदम से रुकी और पीछे की ओर जाने लगी। वो स्टेज पर जाकर बैठ गई। वो ढोल की आवाजें भी नजदीक आकर वापस मुड़ गई। हाश, बच गए, विशाल ने कहा, जिस पर सनी बोला, अभी पूरी तरह से बचे नहीं हैं, ये तो बस कुछ देर के लिए वो ताकतें रुकी हैं।
जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये ताकतें और ज्यादा ताकतवर होती जाएंगी। अभी भी गया नहीं था, खतरा उन सबको अभी भी बराबर ही था, और अब उस खतरे को बढ़ाने के लिए कोई और चीज आ रही थी जिसका सिग्नल दिया स्ट्रीट लाइट ने। वो तेजी से फ्लिकर होने लगी। तुम सबको एक बात बताऊं, ना मत, कुछ आने वाला है। जो मुझे फील हो रहा है ना, मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और ये जो भी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये वो ना हो, और अगर ये वो हुई तो आज हम नहीं बच पाएंगे। मुझे तो खुद ही इतना डर लग रहा है, और तुम्हें सच कहूं तो ये वही है। इसे ध्यान से सुनो और जैसे कहूं वैसा करना। अपनी आंखें बंद कर लो, चादर के अंदर हो जाओ और बस भगवान से प्रार्थना करो कि हम बच जाएं। सनी ने डरते हुए कहा, और इतना डरा हुआ सनी को उन तीनों ने पहली बार देखा था। सनी, वही मतलब? विशाल ने पूछा। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, और मैं क्या कोई भी उसका नाम नहीं ले सकता। वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसके रास्ते में कुछ भी आता है तो उसका बच पाना मुश्किल है, और मुझे नहीं पता कि वो अभी यहाँ क्यों आ रहा है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और अगर मैं कह रहा हूँ ना कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है तो सच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरे तो शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोचकर कि अगर वो आएगी ये राख उसे रोक नहीं पाएगी। तुम सब बस हनुमान जी का नाम लेते रहना, और चादर के बाहर से कोई भी देखेगा नहीं। सब चादर के अंदर हनुमान जी का नाम ले रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, और उसकी केवल देखनी ही उन चारों की रूह कपा दे रही थी। उसका उनकी ओर देखना इतना डरा रहा था उन्हें कि कांप रहे थे। वो जो भी था उनकी खिड़की के बाहर खड़ा था और अंदर की ओर देख रहा था। लाइट हल्की हल्की फ्लिकर हो रही थी। उसके दांत के किटाने की आवाज और उसकी सांसों की आवाज साफ साफ उनको सुनाई दे रही थी। कभी वो जाती और फिर से आ जाती, और उसके जाते ही ढोल की आवाज आने लगती जो घर के करीब आने से पहले ही मुड़ जाती। पर वो स्पिरिट विंडो पर बार बार आती और अंदर आने की कोशिश करती, पर कोई न कोई ऐसी चीज थी जो उसे रोक रही थी, और ये राख नहीं थी। ये सनी अच्छे से जानता था, क्योंकि अगर राख उस औरत को नहीं रोक पाई तो ये जो स्पिरिट अब आई थी वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल थी। पर वो राख क्या, राख के ऊपर भी कोई चीज होती तो उसे भी तोड़कर अंदर आ जाती। ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर थी जो सबको रोक रही थी। वक्त बीतता क्या, और वो जो भी स्पिरिट थी वो चली गई। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया और 3 बज गए। अब तो हम सेफ है ना? राहुल ने पूछा। अभी ब्रह्म मुहूर्त शुरू नहीं हुआ, जैसे ही 4 बजेंगे हम सब हनुमान चालीसा लगाएंगे। वक्त बीता, 4 बज गए। अब ढोल की आवाज आनी बंद हो गई। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। फिर सनी उठा और उसने ब्लूटूथ स्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाई, और सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ देर बाद विशाल ने एक चीज नोटिस करी। जो बेंच पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति पड़ी थी, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, वो अब धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रही थी। वो रेड हो रही थी। विशाल ने यह बात उन तीनों को बताई, जिस पर सनी ने उस मूर्ति को उठाया और पूछा, ये यहाँ किसने रखी है? आशीष ने बताया कि उसने ये मूर्ति टीवी के ऊपर देखी थी और उसने उसे उठाकर बेंच पर रख दिया। सनी ने राहुल से पूछा कि मूर्ति कहाँ से आई। तभी राहुल को याद आया और वो बोला, ये मूर्ति मैंने कल ही देखी थी। एक पापा को रास्ते में पड़ी हुई मिली थी और वो उसे उठा कर ले आए थे। विशाल, सनी, आशीष उस पर चिल्लाने लगे। वो उठा कर ले आए और तूने रख दी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे पता है इस मूर्ति की वजह से क्या क्या हुआ? और मुझे तो लगता है कि इन सब की जड़ यही मूर्ति है। वो तो शुक्र है सनी हमारे साथ था कि हमें कुछ हुआ नहीं।
सनी ने वो मूर्ति टीवी पर रखी और हनुमान चालीसा का पाठ तेज किया गया। वो मूर्ति उन सबके सामने अपना कलर चेंज कर रही थी। धीरे धीरे कर वो पूरी रेड हुई, फिर रेड से ब्लैक, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने एक्सप्रेशन भी चेंज कर रही है। और उसी के साथ साथ एक हल्की सी चीख की आवाज सुनाई दी, जैसे वो मूर्ति कह रही है कि रुक जाओ। 5 बजे तक लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी गई और वो मूर्ति का रंग पूरा काला हो गया। और जैसे ही वो काला हुआ और सबने एक चीज देखी कि इस रूम के गेट के ऊपर हनुमान जी की एक स्टैचू लटक रही है, जिसमें वो संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। ये वो जब से आए थे तब से उन्होंने देखा तक नहीं था, और वही राहुल को याद था कि ये मूर्ति यहाँ पर टांगी गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कि रातों रात ही अपने आप ही यहाँ आ गए। पिछली रात से उनके साथ जो भी हो रहा था वो सब अविश्वसनीय था। वो थे, उन्होंने घर का पूरा चक्कर काटा, स्टेयर से ऊपर गए, घर की छत पर आसपास देखा, गलियों में घूमे, और अब सनी को कोई भी नेगेटिविटी महसूस नहीं हो रही थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो थोड़ी देर सोएंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। विशाल गेट के बिल्कुल सामने लेटा हुआ था और उसका सर भारी हो रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियों से उतर कर उसके पास कोई आ रहा है, पर जैसे ही वो अंदर आने की कोशिश करता है वो वापस चला जाता है। उसे ये सपना बिल्कुल असली लग रहा था। बार बार वो चीज उसके पास आती और वापस चली जाती। विशाल एक झटके से उठा। सब आराम से सो रहे थे और उसे अब उस घर में डर लग रहा था। उसने सबको जगाया और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो घर से बाहर निकला और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसे एक आवाज आई, विशाल, विशाल। आवाज आशीष की लग रही थी, जो कि उसके पीछे से आ रही थी। जब वो घर से निकला था तब आशीष गहरी नींद में था, तो वो कैसे अब आ गया? विशाल ये सोच ही रहा था और उसके मन में एक उलझन भी थी कि वो मुड़कर देखे या ना देखे। उसने फैसला किया कि वो नहीं देखेगा और वो सीधा अपने घर की ओर जाने लगा। घर पहुंचने पर उसने आशीष को कॉल किया, जिसने आधे नींद में फोन उठाया। विशाल ने पूछा, क्या मेरे जाने के बाद तू मुझे बुलाने आया था? जिस पर आशीष ने जो कहा उससे विशाल बेहद डर गया। उसने कहा कि जब से वो गया है तब से उनमें से कोई उठा तक नहीं। तो वो कौन था? इससे विशाल को पीछे से आवाज लगाई थी। और तब क्या होता अगर विशाल मुड़कर देख लेता? वो अपने घर में आया। उसके पापा ने बताया कि रात को अचानक ही विशाल की माँ की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में थी। अभी तो उनकी तबीयत ठीक थी। शाम को सब मिले तो आशीष ने भी बताया कि रात को उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे। जब विशाल ने भी ये बात बताई सबको तो सन्नी बोला कि इसलिए हुआ क्योंकि तुम दोनों ने रास्ते में कहा था कि मेरे घर चलो, और तुम दोनों को कहा है कि ऐसे वक्त पर ऐसी बातें नहीं कहते। वो सब उसके बाद कभी राहुल के घर नहीं गए। एक बार राहुल उन्हें मिला और सबने पूछा कि क्या तुमने वो मूर्ति फेंक दी? जिस पर राहुल कहता कि हाँ मैंने फेंक दी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो आत्मा उसके घर से गई है या नहीं। उसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो लुधियाना चले गए, और अब वो घर पिछले 2 सालों से खाली है। आज भी जब विशाल, आशीष, सनी उस घर के सामने से गुजरते हैं तो वो काली रात उन्हें याद आ जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।